भी सीनियर जर्नलिस्ट से आग्रह करता हूँ कि वो आए और मंच पर अपना खास कार्य करें। उनके साथ में बैठे हुए गुड़गांव के यशस्वी जिलाध्यक्ष बड़े भाई कमल यादव जी का भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। उनके साथ में बैठी हुई महिला मोर्चा की हमारी बड़ी बहन उषा प्रियदर्शी जी का भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। हमारे साथ में बैठे हुए सीनियर जर्नलिस्ट अतुल देव जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। और यहाँ पे आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोकतंत्र सेनानियों का, यहाँ पर सभी कार्यकर्ता, सभी प्रदेश के मोर्चे के, भाजपा के 75 साल का भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का जो कार्यक्रम रहा है उस पर आधारित एक पुस्तक नींव के पत्थर, जिसमें हरियाणा भाजपा के समस्त जो कार्यक्रम रहा है उसका सर इधर देख के एक बार। हाँ कमल जी इधर आ जाओ ना सर, आप आइए आगे सर, इधर आइए सर जी, आप आइए सर, मेरा यहाँ पे आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं से एक आग्रह है कि जब तक ये कार्यक्रम चले तो कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर लगा के रखें और आपस में बात ना करें। ये मेरा आपसे आग्रह है आप सभी लोगों का। जिन्होंने इस आपातकाल को देखा भी है और झेला भी है और कई महीने जिन्होंने जेल की यातनाएं सही है, वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। मंच को सुशोभित कर रहे आज के ये भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी, प्रांत की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, अपने कर्मठता के नाते से जानी जाने वाली हमारी यशस्वी बेटी उषा प्रियदर्शी जी, जिले में भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार भरने की क्षमता रखने वाले जिला अध्यक्ष श्री कमल जी, और जिनको अभी अभी हमने सुना है अतुल जी, यहाँ पर बैठे लोकतंत्र सेनानी, भाजपा के और अनेक दूसरे संगठनों के यशस्वी और कर्मशील अधिकारी, कार्यकर्ता, भाजपा के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रवक्ता श्री जवाहर यादव जी और उपस्थित माताओं, बहनों, युवा बच्चों, आज का ये जो विषय है ये थोड़ा संवेदनशील भी है और ये भावुक कर देने वाला विषय है। 25 जून 1975 की वह काली भयानक रात, जिस समय भारतवर्ष का 28 वर्ष का तरुण लोकतंत्र सामने खड़ा है और दूसरी तरफ
देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस देश में अपने वंश की स्थापना को स्थापित करने के लिए सत्ता को हाथ में खंजर लेकर खड़ी हैं और बिना लोकतंत्र की हत्या किए वो अपनी सत्ता पर रह नहीं सकती। यह 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में माननीय जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने आदेश में घोषणा कर दी थी, अपना आदेश दे दिया था कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया जाता है। ठीक 25 और 26 जून की मध्य रात्रि में इंदिरा गांधी ने निर्ममता के साथ भारत के उस लोकतंत्र की हत्या की जिसके लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। कि वही लोकतंत्र था जिसको इस देश में स्थापित करने के लिए फांसी के फंदे पर हजारों लोग झूल गए थे। अंडमान की कालकोठरी में तिल कर जिन्होंने अपने आप को जलाया था, केवल और केवल उस लोकतंत्र को इस देश में स्थापित करने के लिए, भारत माता को आजाद कराने के लिए, अपनी स्वयं की सरकार यहां स्थापित करने के लिए ये भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये सब उस कड़ी के हिस्सा थे जिनके बलिदान, जिनके रक्त के कारण से लाखों माताओं बहनों ने अपने सुहाग चुराए, लाखों माताओं बहनों ने अपने भाई गंवाए, लाखों पिताओं ने अपने बेटे गंवाए। उस लोकतंत्र की हत्या करने के लिए उस समय की प्रधानमंत्री चंडी का रूप लेकर, हाथ में खंजर लेकर उसकी हत्या करने को तैयार थी और वो हत्या कर दी गई। लोकतंत्र की हत्या करने का मतलब देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। जब 12 जून को ये आदेश आया उसके बाद ये स्पष्ट हो गया था कि अब और अधिक इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं रह सकती। मेरे सुधी श्रोताओं, आप सबको मैं ले जाना चाहता हूं 1975 में। इस घटना से पहले पूरे देश में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चला। देश में समग्र क्रांति का नारा उन्होंने दिया और विशेष करके गुजरात और बिहार में एक वर्ष के लिए विद्यार्थियों ने अपने कॉलेज छोड़ दिए। वरिष्ठ कक्षाओं में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने अपने स्कूल की कक्षाएं छोड़ दी और पूरा देश आंदोलित हो गया। विशेष करके गुजरात और बिहार में इस आंदोलन ने बहुत जोर पकड़ा। इधर आंदोलन जोर पकड़ रहा था, उधर इंदिरा गांधी के विरुद्ध हाई कोर्ट का आदेश आ गया। सत्ता बचाना मुश्किल हो गया और मंत्रणा होने लगी। उसमें उस समय का एक कूटनीतिक उनके घर में था जो स्वभाव से जालिम भी था, अत्याचारी भी था, निरंकुश भी था। संजय गांधी नाम का उनका बेटा, उसने उन्हें सुझाव दिया कि कोई तरीका नहीं है, ये वर्षों से हमने जो सत्ता हासिल की है इसको निरंतर यदि आगे बढ़ाना है, इस सत्ता को यदि आपको हमारे तक लाना है, हमारे आगे बच्चों तक लाना है, तो देश में बिना किसी सोचे समझे आपातकाल की घोषणा कर दो। बंगाल का मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय, आर.के. धवन, ये उनके मुख्य सलाहकार थे। दूसरी तरफ आंदोलन तेजी जोर पकड़ रहा था। जैसे ही कोर्ट का आदेश आया, विपक्षी नेताओं ने सड़कों पर उतर करके इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की और पूरा जन सैलाब सारे देश का खड़ा हो गया। बहन भाइयों, 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली हुई। वह रैली भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी रैली थी। उसमें विपक्षी दलों के सभी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इकट्ठे हुए
और उस रैली को संबोधित करते हुए एक नारा जेपी ने दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और जब ये नारा परवान चढ़ा तो इंदिरा गांधी की कुर्सी डोलने लगी। उसको लगा कि अब कोई चारा नहीं है और उस सारे को मद्देनजर रख करके 25 जून को रात को ही उन्होंने फैसला लिया। 26 जून की प्रातःकाल विपक्ष के सभी नेता अपने अपने स्थानों पर सोए हुए थे। उनको 3 से 4 बजे के बीच उठा करके जेल की काल कोठरी में डाला गया। किसी को भी ये नहीं बताया गया कौन नेता किस जेल में है। इस प्रकार का अत्याचार हुआ। ऐसे किसी अध्यादेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी है। अभी अतुल जी बता रहे थे कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, लेकिन ये एक विवाद का विषय है। अनेक लोगों का उस समय का कहना है कि फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर बाद में कराए गए थे। उस समय का एक कार्टून अखबार में छपा था, बाथ टब में, नहाने के टब में फखरुद्दीन अली अहमद नहा रहे हैं और वहां कोई व्यक्ति उन पर हस्ताक्षर करा रहा। ऐसा एक कार्टून आपको गूगल पर देखेंगे तो मिल जाएगा। वो विवश करके उसको हस्ताक्षर कराए। मंत्रिमंडल को बिना बताए ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता। हमारा संविधान कहता है। उस संविधान को दरकिनार करने वाले इंदिरा गांधी, जिसके वंशज आज संविधान को खतरे में बता रहे हैं, मंत्रिमंडल को कोई सूचना नहीं दी गई। केवल अगले दिन उनको बताया गया मंत्रिमंडल में, तब उन्होंने उसके हस्ताक्षर करके जो औपचारिकता पूरी होकर की गई। समाचार पत्र सबसे पहला प्रहार भारत के मीडिया पर किया। बहादुर शाह जफर मार्ग पर, हम सब जानते हैं बड़े अखबारों के सारे कार्यालय वहां पर हैं, वहां की बिजली को काट दिया। मीडिया आज जैसा है वैसा नहीं था। अखबार छपते थे, इनके पास इतने पर्याप्त रूप से कोई जनरेटर की व्यवस्था भी नहीं होती थी, क्योंकि कल्पना ही नहीं थी कि ऐसे कोई बिजली काटी जाएगी। और कोई भी अखबार 26 तारीख को छपने नहीं दिया गया। पूरा सेंसर समाचार पत्रों पर लगा। केवल वो अखबार में खबर छपती थी जिनको वहां के अधिकारी पहले पास कर देते थे। भारत का एकमात्र एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस, वो उस समय छपता था, सेंसर होता था, पर जो खबर हिम्मत से वो लिखते थे उसको वो काट देते थे। वो अखबार उतना जगह जितनी अखबार की खबर को काटते थे, वो खाली छोड़ करके अखबार छापते थे। भारत का प्रबुद्ध व्यक्ति समझता था कि कोई खबर थी, कोई महत्वपूर्ण खबर थी जो नहीं छपी, इतना समाचार देने का काम इंडियन एक्सप्रेस के लोगों ने किया। फिर उनको गिरफ्तार किया गया, उनको भी जेल में डाला गया। ये सब कहानियां, कोई समाचार। गुरुग्राम में क्या हो रहा है युवा पीढ़ी से मैं बताना चाहूंगा। आज उस समय, उस तानाशाही समय में अंतर करके देखिए। रेवाड़ी के लोगों को नहीं पता रोहतक में क्या हो रहा है, गुरुग्राम के लोग नहीं जानते। इतना सेंसर समाचार पत्रों पर था, सोशल मीडिया था नहीं। ऐसा लग रहा था उस समय, मैं प्रत्यक्ष देखता हुआ बता रहा हूं, आप में से भी बहुत लोग उसमें के गवाह होंगे, जैसे पूरे देश में अंधेरा छा गया, पूरा देश एक बड़ी जेल बन गया। ऐसा एक माहौल इंदिरा गांधी ने देश के अंदर पैदा कर दिया। सब नेताओं को अंदर डाल दिया, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। अब शुरू हुआ धरपकड़ का दौर। जिसको भी ये लगा कांग्रेस के नेताओं को या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यदि व्यक्तिगत दुश्मनी भी किसी से थी और उन्होंने एसएचओ को बुलाकर नाम दे दिया, तो उनको घर से उठाया, जेल में डाल दिया। ये बताने की आवश्यकता नहीं थी कि इनको जेल में क्यों डाला है। न्यायालय सारे उनकी अधिकारों को निरस्त कर दिया। हमारे देश के संविधान ने, जिसके लिए हजारों लाखों कुर्बानियां हुई, बाबा साहब अम्बेडकर ने और अनेक विद्वान लोगों ने जो हमें दिया, उस संविधान की जो आत्मा है वो है मौलिक अधिकार।
हम बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, किसी की आलोचना कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, संपत्ति खरीद बेच सकते हैं। ऐसे मौलिक अधिकार की एक सूची है। सारे मौलिक अधिकारों को पूर्णतया निरस्त कर दिया गया, यानी एक घोषित तानाशाही देश के ऊपर लागू हो गई। उसी दौर में संजय गांधी ने एक मुहिम चलाई, उसकी चर्चा मेरे सामने भी की है। एक नसबंदी का एक आंदोलन चलाया और उसमें इतना जघन्य अपराध, पाप और इतनी गलतियां की, जवान बच्चे जो अविवाहित थे उनको पकड़ के उनका नसबंदी किया गया। 60, 70 साल के बूढ़े व्यक्तियों को टारगेट पूरा करने के लिए, टारगेट पूरा करके गाड़ी कार इनाम में लेने के लिए अधिकारियों ने उस सरकार का, उस तानाशाही सरकार का पूरा साथ दिया और ऐसा अत्याचार अपने देश में हुआ। एक बेटी जो अपने बाप के साथ शर्म से व्यवहार करती है, एक मर्यादा में व्यवहार करती है, उनको भी कहते सुना के बाप को भाग लो, नसबंदी वाले आ रहे। ऐसा एक अत्याचार हमारे मानव अधिकारों पर वो इस आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने अपने देश में किया। कुछ समय के बाद जब जितने लोगों को पकड़ सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे, जो विरोध में बोलते थे या लगता था ये विरोध में हो सकते हैं, सबको जेल में डाल दिया। मैं उन सबके नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम अभी पहले आप सुन चुके हैं, और भी इससे ज्यादा नाम थे। ये सोना की जेल, महेंद्रगढ़ की जेल, रोहतक की जेल, ये सब सोना का एक गेस्ट हाउस यहाँ पर सब पूरे हो गए थे, किसी में भी कोई जगह नहीं थी। ऐसे में ही एक और कदम इंदिरा गांधी ने जुल्म ढाने का उठाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जैसे ही यह प्रतिबंध लगा तो संघ के कार्यकर्ताओं को, संघ के प्रचारकों को, संघ के लोगों को पकड़ कर जेल में ये दूसरी किस्त में डालना शुरू किया। जिन आनंद मार्ग पर लगा और एक दो संगठनों पर प्रतिबंध लगा, ऐसे सब लोगों को उठाकर जेल में डाला। जब ये हो गया कि अब कोई बोल ही नहीं रहा, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, सहमे डरे, ऐसा जब माहौल बन गया तो फिर अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारियों ने ये तय किया कि एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जिसमें आम समाज को साथ जोड़ करके आंदोलन चलाए, सत्याग्रह का, और देश को जगाया जाए, बताया जाए। 14 नवंबर से ये आंदोलन शुरू हुआ। देश के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक कस्बे में कार्यकर्ता तय किए गए कि सत्याग्रह करना है, सेल्फ अरेस्ट देनी है। और वो सेल्फ अरेस्ट कैसे होती थी, आपको थोड़ा उसकी झलक बताता हूं। उस माहौल में मैंने जैसे चर्चा आपको की कि कुछ भी नहीं पता था, कोई ये बता नहीं सकता था कि सत्याग्रह करने वालों के साथ क्या व्यवहार होगा, उनको कितना मारा जाएगा, कितना उनको प्रताड़ित किया जाएगा, कितने दिन उनको जेल में रखा जाएगा, उनको छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शाखाओं से जो पौध तैयार की थी और उसके जो कार्यकर्ता, वो केवल और केवल देश हित है, दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा सोचते हुए अपने आगे की चिंता न करके टोलियां की टोलियां हर शहर से, एक टोली ये 2-3 शहरों की, यहाँ 4 शहरों की हमारे सामने बैठे हैं। ये वही हुतात्मा है, ये वही शेर है, ये वही वीर है जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनौती दी। आपके साथ मिलकर इन सब के चरणों में नमन करता हूं, नमन करना भी चाहिए। इस प्रकार से छोटी छोटी टोलियां, आप देखिए हरियाणा का एक दृश्य, यहां पर क्रूरता से ये चंगेज खां, अंग्रेज, उन्होंने जो जुल्म किए थे हमारे ऊपर, वो जुल्म इमरजेंसी के अत्याचारों के सामने कहीं नहीं टिकते। और चौधरी बंसीलाल जी ने इंदिरा जी को कहा था, संजय जी को, कि कहीं भी सत्याग्रह हो, हरियाणा में नहीं होगा, हरियाणा में कहीं नहीं हो सकता।
लेकिन हरियाणा में सबसे पहले यह तय किया गया कि बनारसी दास मुख्यमंत्री के रूप में रोहतक में आए और वहां सत्याग्रह किया, उनके सामने सत्याग्रह किया, नारे लगाए, गिरफ्तार दी। उन सत्याग्रह करने वालों के साथ बाद में क्या हुआ ये अलग विषय था। इस प्रकार मैं इसी में थोड़े से इस विषय को और खोलने के लिए, मेरे व्यक्तिगत नहीं है लेकिन एक घटना बताने के लिए बताता हूँ। मैं जैसे उस समय रेवाड़ी में था, थोड़ा समय ले सकते हूँ, ज्यादा थोड़ा वहां तय हुआ कि सत्याग्रह करना है। 3 दिन पहले एक बैठक हुई, बैठक गोपनीय होती थी, प्रचार को परिणाम रख दिया गया था। अब खास करके प्रेम जी गोयल जो काफी स्वयंसेवक उनके बनाए हुए, प्रेम जी गोयल पर बहुत बड़ा इनाम था। जैसे ही किसी सत्याग्रह वाले को पकड़ते थे तो मारते थे उनको, पहले पूछ प्रेम जी गोयल कहाँ है, तुमको किसने भेजा है, प्रेम जी गोयल का पता बताओ, उस प्रचारक का पता बताओ। ऐसे मारते जाते थे, पता ना तो सबके स्वयंसेवक ने पहले कर, आप कितना भी मारे, मैंने जो कह दिया मुझे कुछ नहीं पता, इसको लिख लो, जान ले लोगे तो भी यही उत्तर रहेगा। ऐसे संघ की भट्टी में जो ईंटें पकी ना, वो ऐसे पकी उनसे कभी कोई उगलवा नहीं सका। रेवाड़ी में बैठक हुई, गोपनीय बैठक हुई, बैठ के भी मित्रों ऐसे नहीं होती थी जैसे कमल जी ने सूचना दे दी कि 10 में आ जाओ मेरे कार्यालय में और सब आ गए, नहीं, एक जगह बुला दिया, 10 में आना है, पहुंच गए, वहां सूचना मिली सेक्टर 23 में जाना है, 23 में पहुंच गए, वहां लोग खड़े, अच्छा आप आ गए, आपको सेक्टर 56 में जाना है। ऐसे फिर वो बैठक वहां होती ताकि बीच में कहीं कोई दिक्कत ना आए। ऐसे पिन मारकर अपनी अपनी अंगुलियों पर कहता खून निकालो। मैं प्रेम प्रकाश बैठे उसमें थे, उस बैठक में अपने हस्ताक्षर मैं सत्याग्रह करूंगा, कितना लिखने के लिए जिसका खून निकालना निकाला, लिखा, हम तब दृढ़ हैं, करेंगे। और उसके बाद मेरी आयु तो उस समय यहाँ जवान जो बैठे हैं 20-21 साल के बीच रही होगी, लेकिन मैं शादीशुदा था, मेरा बाल विवाह हुआ, इसके कारण से एक 1.5 वर्ष की बच्ची भी थी। मैं अपनी पत्नी को रेवाड़ी में, उसमें मेरी नौकरी लगी थी, एक अपने संगति विद्यालय में पठानाचार्य के नाते से 2 महीने ही हुए थे। मैं गांव गया, मेरे धर्मपत्नी भी यहाँ बैठी, आज उनको लेकर आया, वो कब जाती है, और उनको यह बताना था 1.5 वर्ष की बच्ची है, उनके पास कोई साधन नहीं है, खाने पीने का आय का कोई स्रोत नहीं है। एक छोटी सी 2 एकड़ की जमीन के किसान हमारे पिताजी, कोई व्यवस्था नहीं। उनको अच्छा लगा था कि अभी बेटे की नौकरी लगी है, नौकरी 410 रुपये की लगी थी, उसमें ग्रेड यही होता था बीएड का, लेकिन वो खुश हो गए थे। मैं उनको बताने गया कि हम ऐसे ऐसे 3 दिन के बाद रेवाड़ी में इमरजेंसी के खिलाफ सत्याग्रह करने वाले हैं। अब उनको पता नहीं पूरा इमरजेंसी क्या है, फिर उनको बताया कि देश के लिए कर रहे हैं, उनका देश के लिए कर रहे तो ठीक है। अब धर्मपत्नी को फिर ये विषय कहा, जहां तक वो सहमत हो गए, क्योंकि घर में वो भगत सिंह और उनकी फोटो लगी हुई थी तो थोड़ा उनसे परिचित थी। अच्छा देश के लिए जाना है तो जाओ। और जब मैं जाने लगा, वहां से घर से निकलने लगा, तो एक मार्मिक प्रश्न उन्होंने मुझे और फेंक दिया। प्रश्न था वापिस कब आओगे? अब इस प्रश्न का उत्तर, ये तो मेरे ऊपर एकदम आ पड़ा, जैसे किसी ने हथौड़ा चला दिया हो। इसका प्रश्न का उत्तर मेरे पास ही नहीं था। मैंने फिर हिम्मत करके कहा कि वापस कब आएंगे ये कुछ भी पता नहीं है, और अगले सेंटेंस कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे यह भी पता नहीं है। और जब ये बात कहा, ये वाक्य कहा, मेरी पत्नी की आंखों से आंसू उतर गए, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। मैं रुका नहीं, मैं रुक नहीं सकता था कि मैं हस्ताक्षर करके आया था। ऐसे केवल ये मैंने अपनी छोटी सी कहानी बताई है। इसके बाद जो हुआ, सत्याग्रह हुआ, उन्होंने जो किया, पुलिस वालों ने जो किया उनको करना था, हमने जो किया हमको करना था। तो ऐसा ये अकेला केस नहीं है।
आप सब जानते होंगे रामराजू शर्मा, उनके पैरों में पजामे में जिंदा चूहे छोड़े। अब जिंदा चूहा पजामे में नीचे से बांध दिया उसको, आप समझ सकते हो, नंगा करके बर्फ की सीढ़ी पर लिटा दिया। हमारे कार्यकर्ताओं के प्राण से नाखून नोच लिए गए और इतना मारा कई कार्यकर्ताओं को। जयप्रकाश जी हमारे अध्यक्ष रहे अंबाला के छोटे से कद के, थानेदार का डंडा टूट गया और डंडा टूटा तो उनके यहां पर उस डंडे से मारते मारते खून आ गया। उसको लगा कि जिसको मैं मार रहा हूं उसका खून है, लेकिन देखा तो उसका खुद का खून था। फिर उसने खुद हट करके 2 और व्यक्तियों को लगाया कि इसको इतना मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। ऐसे ऐसे अत्याचार सहन करके देश के लिए, अपने संविधान के लिए, अपनी भारत माता के लिए, ऐसे ये जो बैठे हैं मेरी बाईं तरफ, आज जो आपके सम्मान का हक मांगने के लिए तो नहीं, प्राप्त करने के लिए जो आप दे रहे हो उनको स्वीकार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। किसी को भी मुझे जेल जाना है, कोई प्रतिकार मुझे मिलेगा, मुझे कुछ इसके बदले में कुछ मिलेगा, ये अलग बात है कि अभी 45-46 साल बीतने के बाद कुछ प्रांतों ने जहाँ अपने विचार के लोग थे, उन्होंने हम लोगों को लोकतंत्र सेनानी का नाम, जैसे स्वतंत्रता सेनानी 1947 में थे, 1975 वाले ये नाम हमने दिया है। अनेक प्रांतों में सम्मान के लिए एक निधि भी दी है ताकि कोई ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि मैं एक बात ध्यान दिलाना आपको चाहता हूं, उस समय ऐसे भी लोग थे हमारे 9 के ग्रुप में, मैं उस ग्रुप का मुखिया संघ ने बनाया था कि आप इनका नेतृत्व करेंगे, उसमें 4 लोग ऐसे थे जो रेहड़ी लगाते थे रेवाड़ी में। सुबह रेहड़ी लेके निकलते थे, शाम को जो मिलता था परिवार को चलाते थे। रेहड़ी खड़ी करके चारों जेल में वापस आए तो वो ग्राहक जो पहले थे वो रहे नहीं। तो इसके कारण से कुछ सम्मान निधि भी कुछ प्रांतों ने शुरू की है। मैं हरियाणा सरकार को, पूर्व मुख्यमंत्री को, कैप्टन अभिमन्यु जी को, जो सरकार का एक हिस्सा है पार्टी का, कमल जी को, सबको इसका आभार जताना चाहता हूँ। अभी हरियाणा 10,000 रुपये प्रति माह ये सम्मान निधि देता है। हमारा मध्य प्रदेश कुछ ज्यादा आगे निकल गया है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री जो भी रहे वो स्वयं लोकतंत्र सेनानी थे। इसके कारण से वहां ये राशि 30,000 रुपये है। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी ये जा रहा है, वहां पे हो जाएगी तो सब सरकार के लोग बैठे हैं, सबका ध्यान रखेंगे। लेकिन केवल इतना ही कहते हुए कि देश में ये जो आपातकाल लगा उसका विरोध करने के लिए जो समाज खड़ा हुआ उसको आज कोटि कोटि नमन करता हूँ मैं, और सभी को प्रणाम करता हुआ आप सब इतने बड़े हॉल में खचाखच जहाँ बैठे हैं, खचाखच भरे हुए हॉल में, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी। अभी आपको बताया यदि भावी
साथ ही साथ 25 जून का ये काला दिवस, इसको मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित और बहुत ही कर्मठ, योग्य, समर्पित, निष्ठावान जिला अध्यक्ष भाई श्रीमान कमल यादव जी, लोकतंत्र सेनानी संगठन के हरियाणा प्रदेश के संयोजक आदरणीय श्री भारत माता की, भारत माता की। आज इस काला दिवस इस कार्यक्रम में, इस आपातकाल की संगोष्ठी के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के तौर पे इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिन्होंने अनेकों शीर्षमान पदों पर काम किया और आज भी भारतीय जनता पार्टी को जो निरंतर आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई हरियाणा सरकार में पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी, मंच पर उपस्थित लोकतंत्र सेनानी प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय श्री महावीर भारद्वाज जी, जिनका सानिध्य मुझे हमेशा वर्षों से मिलता रहा और राजनीतिक चर्चा के अलावा भी देश के बारे में और समाज के बारे में घंटों बैठ करके जिनके साथ में हम चर्चा भी करते हैं, ऐसे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और जिन्होंने 21 वर्षों तक आर्मी के अंदर अपनी सर्विसेज दी और जो तीनों ही युद्ध देश के अंदर हुए, चाहे वो 1962 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो और 1980 के अंदर जो रिटायर हुए, ऐसे मेजर अतुल देव जी भी यहाँ मंच पर मौजूद हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय उषा प्रियदर्शी जी मेरे सामने बैठे, लोकतंत्र सेनानी जो बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं और जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान जेल के अंदर गए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए दिन देखा ना रात और कितनी कठोर यातनाएं सही, ऐसे मेरे सामने बैठे सभी स्वतंत्रता लोकतंत्र सेनानी, आप सबको भी यहाँ पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय बोधराज सीकरी जी बैठे हैं, आदरणीय तेजपाल तंवर जी बैठे हैं, विमला चौधरी जी बैठी हैं, हरविंदर कोहली जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे हैं, भाई मुकेश शर्मा जी भी यहाँ बैठे हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जिले के भाई मनोज शर्मा जी मंडल के अध्यक्ष मौजूद हैं और समाज से अलग अलग इलाके से आए सरदारी भी यहाँ उपस्थित है। मैं आप सबका भी इस कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रयास सुनने के लिए आए हैं, मैं सिर्फ स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ था और दोनों ही वक्ता बड़े अग्रसरी वक्ता हैं। आज इन्हीं को सुनने के लिए या पूरा या हॉल के अंदर जो आप सब लोग बैठे हैं, इनके मुखार से किस प्रकार से इमरजेंसी के अंदर कांग्रेस ने समाज के ऊपर अत्याचार किया, उन सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे मंच पर उपस्थित सभी वक्ता बैठे हैं। मैं पुनः अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम की तरफ से यहाँ पहुंचने पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से
इस देश के अंदर कांग्रेस ने अराजकता फैलाई, इमरजेंसी के नाम पर फैलाई, और आज भी इस चुनाव के अंदर संविधान बदलने की जो बात कांग्रेस ने की और लोगों को बरगलाने का जो काम किया, उस चीज को आप जन जन तक लेकर के जाएंगे और जो मंच के द्वारा जो बातें आज यहाँ से आप ग्रहण करके जाएंगे उसको समाज के अंदर लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।